जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। तो आपसे दूर नहीं है, मैं यही हूँ। तो चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या इंडियन वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपको इसके खोज के बारे में कैसे हुआ ये बता दिए थे, और इसको क्यों जो है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या इंडियन वैली सिविलाइजेशन कहा गया, और इसके खोजकर्ता कौन थे, और इसका जो सबसे पहले मैसेज देने वाला वो कौन था, ये सब बता दिए थे। और हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, ये सारा कुछ बता दिए थे आप लोग को। जैसे मैसेज के बारे में बताए थे, सबसे पहला इसके बारे में पता किसके द्वारा पता चला, तो मैसेज कौन देने का काम किया था? चार्ल्स मैसन ने। ये एक पुस्तक में नैरेटिव ऑफ जर्नी। और उसके बाद फिर आपको बताए थे कि अलेक्जेंडर कनिंघम वो उस स्थल पे आए थे, थोड़ा बहुत पता लगाए थे। फिर जो है ये किसके नेतृत्व में जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ था, ये आपको बताए थे। फिर उसके बाद आप लोग को बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता का जो है खोज हुआ सबसे पहले किसने किया, और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया। हड़प्पा सभ्यता में आपको बताए राखल दास बनर्जी हड़प्पा शहर के बारे में, और मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोग को बताए, सॉरी, हड़प्पा के बारे में आपको बताए कि वो आपको दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो के बारे में आपको बताए राखल दास बनर्जी। तो चलिए, इसके बाद का पॉइंट था हम लोग का इसके पीछे, और ये बताया कि विदेशी मत और स्थानीय मत क्या था। तो आज के हम पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका विस्तार के बारे में, फिर हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है ये फिर किस तरह इस सभ्यता का नष्ट हो गया उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो है हम लोग इसके इतिहास विस्तार के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, अच्छा रहता है कि यदि मैप के थ्रू आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में जो है सेटअप हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम जो है मैप के थ्रू ही जो इस सभ्यता को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास जो है सिंधु घाटी के आसपास रहने वाला क्षेत्र था, मतलब स्थान था, स्थल था, इसलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। हालांकि बाद में जो है पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के और भी कुछ अगल बगल क्षेत्र था जहां जो है यह सभ्यता देखने को मिला। तो जोड़ के देखा जाता है कि सिंधु नदी के जो भी मतलब वो सहायक नदी थे उनके आसपास भी जो है यह स्थल देखने को मिलता है, इसलिए जो है इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के भी नाम से भी जाना गया था, क्योंकि सरस्वती नदी के तट पर था। और भी कई सारी नदियां सिंधु नदी से मिलती है, जैसे रावी, व्यास, सतलुज, तो ये नदी के तट पर भी था। तो फिर भी इसको मुख्य रूप से जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो देखिए, आज मैप देखिए, जो मैप देख रहे हैं, मैप में आप देख रहे हैं ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी के आसपास कुछ क्षेत्र इंडिकेट किया हुआ है, जैसा कि सुत्का-गेंडोर, मांडा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, चंद्रोद्रो, ये सब क्षेत्र है। तो आज विस्तार का बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सिंधु घाटी विस्तार, सिंधु सभ्यता का जो है सबसे हम लोग पश्चिमी छोर से स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी क्षेत्र देख रहे हैं यह है सुत्का-गेंडोर। यह जो पॉइंट देख रहे हैं यह सुत्का-गेंडोर है, सबसे पश्चिमी क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का। और ऊपर देखिए, सबसे उत्तरी क्षेत्र जो है ये मांडा पड़ता है, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। यह मांडा का क्षेत्र है। और सबसे पूर्वी क्षेत्र आइए, जो पूर्व में ज्यादा दूर तक नहीं गया था, पूर्वी क्षेत्र में जो है ये आपको रह गया था आलमगीरपुर तक, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। फिर उसके बाद इधर आइए, सबसे दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिणी में पड़ता है देमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के किनारे है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र में जो है सुत्का-गेंडोर है, जो कि आपको दास्त नदी के किनारे है। और सबसे उत्तरी क्षेत्र आपको
मांडा है जो कि कश्मीर में पड़ता है, यह चिनाब नदी के किनारे है। और पूर्वी क्षेत्र जो है ज्यादा दूर तक नहीं गया था, यह पूर्व में यह मेरठ तक ही रह गया था, वहां दिल्ली बोल सकते हैं, मेरठ तक ही रह गया था, जो कि आलमगीरपुर पड़ता है वह हिंडन नदी के किनारे है। और सबसे दक्षिणी क्षेत्र जो है यह देमाबाद है, जो प्रवरा नदी के किनारे है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कहां से कहां तक पड़ता है, इसको आज हम लोग मार्किंग करके देख रहे हैं। देखिए इस क्षेत्र को मिलाइएगा तो देखिए ऐसा आपको मार्किंग करके मिलता है। कहां से स्टार्ट करते हैं, सुत्का गेंडोर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे। सुत्का गेंडोर से स्टार्ट करके हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। देखिए सुत्का गेंडोर से स्टार्ट यदि करते हैं तो देखिए सुत्का गेंडोर को मार्किंग कीजिए मांडा से, मांडा को मार्किंग कीजिए आप सीधे नीचे दक्षिणी क्षेत्र को देमाबाद से, फिर देमाबाद से आप सुत्का गेंडोर को मिलाइए। यदि मार्किंग करके देखते हैं तो इधर पूर्वी क्षेत्र में जो आलमगीरपुर का क्षेत्र है यह बहुत ही नजदीक पड़ता है, तो इसलिए एवरेज मार्किंग करके यदि आलमगीरपुर को मिलाते हुए वहां से आइएगा मांडा से दक्षिणी क्षेत्र तक, तो लगता है कि हल्का सा ही एवरेज ही मार्किंग छूटा है। एवरेज मार्किंग यदि करते हैं तो इसका आकार कैसा बनता है, त्रिभुजाकार बनता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, इसका आकार कैसा था, तो यह त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन आएगा सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार का था, तो यह त्रिभुजाकार था। तो हम लोग याद करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कीजिए सबसे पश्चिमी छोर से। पश्चिमी छोर में जो है सुत्का गेंडोर, फिर उत्तरी क्षेत्र में जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है मांडा, और पूर्वी क्षेत्र में जो है आलमगीरपुर जो कि मेरठ में पड़ता है, और सबसे दक्षिणी क्षेत्र में जो है यह आपका पड़ता है देमाबाद प्रवरा नदी के तट पर। याद हो जाएगा सुत्का गेंडोर, वो आप जो है क्लॉकवाइज चलिए। सुत्का गेंडोर मांडा आलमगीरपुर देमाबाद, सुत्का गेंडोर मांडा आलमगीरपुर देमाबाद, सुत्का गेंडोर मांडा आलमगीरपुर देमाबाद, सुत्का गेंडोर मांडा आलमगीरपुर देमाबाद। इस तरह से हो जाएगा। नदी के बारे में देखिए, सुत्का गेंडोर से स्टार्ट करते हैं, दास्त चिनाब हिंडन प्रवरा, दास्त चिनाब हिंडन प्रवरा, दास्त चिनाब हिंडन प्रवरा। याद हो गया होगा। यदि नहीं भी याद होगा तो एक ट्रिक आप लोग रख लीजिएगा, आराम से याद होगा, माइंड सेट हो जाएगा। ट्रिक है जैसे इसका स्थल का ट्रिक रखना है सबसे पहले, तो याद रखिएगा क्या होता है, सम बराबर ऐड। सम को हम लोग क्या कहते हैं, ऐड कहते हैं, ADD, लेकिन AD यहाँ रहना चाहिए। तो यहाँ याद रखिएगा, स्थल को याद रखने का ट्रिक है सम बराबर ऐड। 100 से जो है सुत्का गेंडोर हो गया, मो से क्या हो गया मांडा, ए से क्या हो गया आलमगीरपुर, और डी से क्या हो गया देमाबाद। सुत्का गेंडोर मांडा आलमगीरपुर देमाबाद, सुत्का गेंडोर मांडा आलमगीरपुर देमाबाद। आपको कहां से बोले, पश्चिमी क्षेत्र से स्टार्ट करना है, तो यह जो है त्रिभुजाकार बनता है। इस लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ एवरेज, यहाँ मानिए कि आपका पूर्वी क्षेत्र है, ये आलमगीरपुर का क्षेत्र है, और यहाँ जो है ये दक्षिणी क्षेत्र है। तो यहाँ कौन सा स्थल पड़ता है, सुत्का गेंडोर, और ये मांडा, ये आलमगीरपुर, और ये देमाबाद। ये कौन सा नदी के किनारे है, दास्त नदी के किनारे, मांडा चिनाब नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, देमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। यह तो हो गया आपको स्थल के बारे में। फिर नदी याद नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, हमेशा याद रखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे सम बराबर रेट।
सुतका गेंडोर मांडा आलमगीरपुर देमाबाद, सुतका गेंडोर मांडा आलमगीरपुर देमाबाद। इधर से स्टार्ट करेंगे। और यदि आपको नदी याद रखना है तो ये कैसे याद रखेंगे, तो नदी याद रखने का ट्रिक है, डच है पर भारत में नहीं, डच है पर भारत में नहीं। भारत में नहीं को काट दीजिएगा, डच है पर, डॉ से क्या हो गया, ये डॉ से याद रखिएगा दास्त नदी, चौ से चिनाब नदी, हौ से हिंडन नदी, पौ से प्रवरा नदी। खत्म। स्थल को भी इधर से याद रखेंगे, ठीक है, सुतका गेंडोर मांडा आलमगीरपुर देमाबाद। उसी तरह दास्त चिनाब हिंडन प्रवरा, दास्त चिनाब हिंडन प्रवरा याद हो जाएगा। डच है पर भारत में नहीं, सम बराबर एड, आराम से याद होगा। सुतका गेंडोर, चलिए बोलिए मेरे पर, सुतका गेंडोर मांडा आलमगीरपुर देमाबाद, सुतका गेंडोर मांडा आलमगीरपुर देमाबाद। डच है पर भारत में नहीं, दास्त, डॉ से दास्त, चिनाब, डच है पर है, हिंडन पर प्रवरा नदी। सुतका गेंडोर कौन पड़ेगा, दास्त नदी, उसके बाद डच चौ, चिनाब नदी, उसके बाद डच है पर, डच है और से हिंडन नदी हो गया, उसके बाद प्रवरा नदी, डच है पर, डॉ से दास्त नदी, सुतका गेंडोर, चौ चिनाब नदी, मांडा, उसके बाद आलमगीरपुर कौन सा नदी, ये आपको डच है पर, डच है और से हिंडन नदी, और ये नीचे वाला देमाबाद प्रवरा नदी। ये स्थल याद रह जाएगा। तो आपको ये जो नदी है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है इस तरह से 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। कितना वर्ग किलोमीटर में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था। इसके सबसे पश्चिमी क्षेत्र में सुतका गेंडोर पड़ता है जो कि दास्त नदी के किनारे है, और सबसे उत्तरी क्षेत्र में मांडा पड़ता है जो कि चिनाब नदी के किनारे पड़ता है, और सबसे पूर्वी क्षेत्र में जो है आलमगीरपुर पड़ता है जो कि आपको हिंडन नदी के किनारे है, और सबसे दक्षिणी क्षेत्र में जो है यह आपको कौन सा क्षेत्र पड़ता है, सम बराबर 8 डी देमाबाद, जो कि आपको प्रवरा नदी के किनारे पड़ता है। इसकी जो है क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसका विस्तार हम लोग जान गए। और देखिए अब हम लोग इसके आगे जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुछ प्रमुख शहर हैं उनके बारे में। यहाँ से जो है सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 350 शहरों का खोज हुआ है, जिसमें 200 शहर लगभग जो है अकेले 200 शहर गुजरात के क्षेत्रों में पाया जाता है, और जो है 150 शहर जो है वो पाकिस्तान या और भी इलाके क्षेत्र में और भी इलाका में पाया जाता है। लेकिन 200 क्षेत्र जो है, 200 शहर जो है यह आपको गुजरात से पाया जाता है। 2008 के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु हड़प्पा सभ्यता से जो है हजारों स्थल का पता चला। 2008 के अनुसार हजारों स्थल का पता चला। तो 350 शहर और हजारों स्थल का पता चला। अब हम लोग जानते हैं इसमें पढ़ना क्या है, और मुख्य इंपोर्टेंट ये आपको क्षेत्रफल याद रहना चाहिए कि आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था, इसका पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र किस क्या क्या है, कौन सा शहर है वो पता करना है, और किस नदी के किनारे है ये याद रखना है। फिर उसके बाद आप लोग को इसके जो इस सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे उसके बारे में हम लोग को याद रखना है। तो इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं आपको मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, लोथल, चंदखुदरो, रोपर, रंगपुर और भी बहुत सारे जो शहर हैं उनको हम लोग जो है अब विस्तार से मतलब चर्चा करेंगे इन शहरों से क्या क्या मिला था।
तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इनके जो प्रमुख स्थल है, प्रमुख शहर है, और उस शहर से क्या क्या मिला था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों प्रमुख शहर में जो है, प्रमुख स्थल में जो है, सबसे पहला शहर था हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हम लोग जानते हैं। इसकी जो है कब खोज की गई थी, किसने किया था, किस नदी के किनारे है, और यहाँ से जो है किस किस वस्तु का खोज हुआ है। फिर उसके बाद जो है दूसरा शहर हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में सेम चीज जानेंगे। यहाँ से जो है किस किस वस्तु की खोज हुई थी, किसने किया था, और किस नदी के किनारे है। तो यह सब जो है एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, इसलिए जो है जो भी प्रमुख स्थल है उसको हम लोग जान लेते हैं। और जितना भी वस्तु यहाँ से मिलेगा उसको कैसे हम लोग याद रखेंगे ये भी बताएंगे, कि कैसे हम लोग एज अ स्टोरी पढ़ाएंगे जो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए, सबसे प्रमुख शहर है हड़प्पा। हड़प्पा शहर देखिए, इसकी खुदाई जो है 1921 में हुआ था जॉन मार्शल के नेतृत्व में। लेकिन आप लोग को बताए थे कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन खुदाई किसने किया था? यह दयाराम साहनी ने किया था। खुदाई किसने किया था? यह दयाराम साहनी ने किया था। लास्टली आपको एक मैप में दिखाएंगे सब प्रमुख स्थल को, कि कहाँ कहाँ जो है कौन कौन शहर है इंडिकेट करके। फिलहाल अभी यहाँ देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का, सॉरी वो सभ्यता में सब शहर आ गया। हड़प्पा जो स्थल था उसकी खुदाई 1921 में 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। यह शहर जो है कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पीओके के माउंट गोमरी जिला में रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के तट पर माउंट गोमरी जिला में पड़ता है हड़प्पा शहर। सबसे प्रमुख क्या होता है, एग्जाम में पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई, हड़प्पा शहर की खुदाई कब हुई थी और किसने किया था, यह इंपोर्टेंट पूछता है। तो यह 1921 में हुआ था, दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। अब हम लोग जानते हैं कि इसकी खुदाई जो हुआ था, तो यहाँ से कौन से चीज मिले, कौन सा चीज मिला, तो देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कुम्हार का चाक, फिर है श्रमिक आवास, फिर है अन्नागार, फिर है ओखली, फिर मातृ देवी की मूर्ति, ताबूत, आरस 37 कब्रिस्तान, एक सींग वाला जानवर का मुहर, हाथी की दांत। तो अब जो जितना हम लोग शहर पढ़ेंगे, जितना स्थल पढ़ेंगे, वहां से जो है कुछ ना कुछ वस्तु जो है मिलेगा। तो हम लोग को कैसे याद रहेगा जो इस शहर से यहाँ ये वस्तु मिला था। तो आपको जो है इसके लिए जो हम एज अ स्टोरी टाइप पढ़ा रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो इस चीज को, इतना चीज को कैसे याद रखना है, तो देखिए सबसे पहला वाला याद रखेंगे, लगभग सब उसी से रिलेटेड, कोरिलेटेड करके हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ जो है सबसे पहले कुम्हार का चाक मिला। कुम्हार का चाक मिला तो वहां जब चाक बनाया जा रहा होगा तो वहां निश्चित जो है चाक बनाने के लिए श्रम करना पड़ता है। श्रम करने के लिए श्रमिक रहेगा, तो वहां श्रमिक को रहने के लिए श्रमिक आवास का जरूरत पड़ेगा। तो कुम्हार के चाक के साथ जो है हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा? श्रमिक आवास का। तो यहाँ से जो है कुम्हार के चाक के अलावा क्या मिलता है? श्रमिक आवास। जब श्रमिक आवास वहां रहेगा तो श्रमिक जो श्रम करेगा उसको भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए, तो वहां जो है विशाल अन्नागार रहेगा, बहुत विशाल अन्नागार रहेगा, ताकि इसके लिए जो है भोजन की इकट्ठा वहां कर सके। तो बहुत सारे श्रमिक रहेंगे, जो कुम्हार का चाक बनाता होगा तो वो क्या करेगा, उसके लिए वहां अन्नागार होगा। अन्नागार के साथ साथ जो है वहां ओखली मिलता है। ओखली से जो है कुछ अन्न जो होगा उसको जो है, अभी ओखली में कौन काम होता है, उसको कूटने पीसने का काम होता था। तो यहाँ जो है अब तो नया मशीन सब आ गया है। तो अन्नागार को, अन्य को कुछ कूटने पीसने के लिए जो है वहां ओखली होता था। तब देखिए कुम्हार का चाक हो गया, श्रमिक रहता था तो कुम्हार का चाक बनाता था, तो उसके लिए अन्नागार जरूरी था, तो वहां अन्नागार था, तो अन्न को जो है कूटने पीसने के लिए या ओखली हुआ करता था। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ आता है मातृ देवी की मूर्ति। यहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिलता है। अब बताइए, जिसके पास टाइम रहेगा तो वही तो पूजा करेगा। तो यहाँ जो श्रमिक लोग रहते थे, कुम्हार के चाक बनाने के बाद जो है या स्नान करके जो है यह मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे?
मातृ देवी की पूजा करते थे। अंबानी सबके पास तो टाइम रहता नहीं है, वो अपना ही ऑफिस में पता चलेगा उसका टाइम खत्म हो जाता है रात रात भर, तो वो सब तो पूजा करता नहीं है उतना। तो यहाँ कौन श्रमिक सब करेगा, गांव के जो गरीब लोग एक दिन करके खाते कमाते हैं, तो यह पूजा कौन करेगा ताकि हमको सुखी संपन्न रखे? तो यह मातृ देवी की मूर्ति की पूजा होता है। ठीक है, इसका जीवन इसी तरह चलता रहेगा, चाक बनाएगा, खाएगा पिएगा पूजा करेगा, फिर उसके लास्टली बाद क्या होगा, आदमी का डेथ हो जाता है, मर जाता है, उसका जीवन समाप्ति पे आ जाता है। जब वो डेथ कर जाता है तो उसको ताबूत में रख करके कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। ताबूत में रख करके कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। ताबूत सब आप लोग देखे होंगे, आप न्यूज देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि ताबूत में रखा जाता है। जो भी सेना जो है शहीद हो जाते हैं, ताबूत में रख के उसको जो है या तो दफनाया जाता है, जलाया जाता है, जो भी किया जाता है सब अपने धर्म के अनुसार। तो उस समय जो है दफनाया जा रहा था, किसमें रख करके, जब ये सब श्रमिक सब मर जाता था, डेथ कर जाता था, तो उसको ताबूत में रख करके RS-37 नामक जो है कब्रिस्तान था, उसमें जाकर के दफना दिया जाता था। याद हो जाएगा, कुम्हार था, श्रमिक आवास, श्रम करता था, कुम्हार का चाक बनाता था, उसके लिए अन्नागार था, विशाल अन्नागार था, ओखली था। फिर वो पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। जब वो डेथ कर जाते थे तो ताबूत में रख करके कब्रिस्तान में दफना दिया जाता था। तो उस कब्रिस्तान का क्या नाम था, RS-37 नामक कब्रिस्तान। और यहाँ से कुछ जानवर भी मिले हैं, एक सिंह वाला जानवर, ये जानवर का मुहर मिला है, जानवर नहीं, जानवर का मुहर, लेकिन ये पता नहीं लगाया जा सका कि यह कौन सा जानवर है, हाथी है, गेंडा है। वैसे एक सिंह वाला गेंडा होता है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया अभी तक कि ये एक सिंह वाला जो जानवर था ये कौन सा जानवर है। तो जानवर का मुहर मिला है, एक सिंह वाला जानवर का मुहर हड़प्पा स्थल से। फिर हाथी की खोपड़ी यहाँ से मिला है। तो क्या क्या मिला, कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, विशाल अन्नागार, ओखली, मातृ देवी की मूर्ति, ताबूत, उसके बाद जो है RS-37, ये RS-37 कब्रिस्तान। उसके बाद क्या मिला हम लोग को, एक सिंह वाला जानवर के मुहर, उसके बाद जो है हाथी की खोपड़ी। ये सारा चीज आप लोग को याद हो गया होगा, कोरिलेट करके हम लोग पढ़े तो याद हो गया होगा। तो यहाँ से इंपोर्टेंट पूछेगा कि मुख्य जो इंपोर्टेंट होता है, जो नॉर्मली एग्जाम में पूछता है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कौन किया था, दयाराम साहनी। इसकी खुदाई कब हुई थी, 1921। किसके नेतृत्व में, ये जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। और भी जो चीज खोजुआ था ये आपको याद हो गया है। और भी यहाँ से क्वेश्चन हड़प्पा स्थल से पूछ सकता है, यहाँ किस चीज का जो है, किस जानवर का दिखने, क्या यहाँ गाय का जो है यहाँ अवशेष देखने को मिलता है, गाय का कोई अवशेष मिला है, गाय का कोई साक्ष्य मिला है। तो यहाँ जो है गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। गाय का साक्ष्य जो है वैदिक सभ्यता में, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें मिलता है गाय का साक्ष्य, हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता है। अब दूसरा इंपोर्टेंट शहर है आपका मोहनजोदड़ो, जिसकी खुदाई ठीक इसके बाद 1 साल बाद 1922 में होता है। ये भी जॉन मार्शल के नेतृत्व में होता है। ये इसका जो है खुदाई करता है, कौन करता है, राखल दास बनर्जी करते हैं। ये बनर्जी टाइटल वाले लोग किस राज्य में अधिकतर होते हैं, ये बताइए आप लोग को। बनर्जी, टैगोर, ये सब जो है पश्चिम बंगाल राज्य में जो है अधिक टाइटल लगाते हैं। तो मोहनजोदड़ो का जो खुदाई किया था 1922 ईस्वी में, तो ये राखल दास बनर्जी किए थे। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान के लड़काना जिला में पड़ता है। ये सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान के लड़काना जिला में। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ से किस चीज सबका जो है हम लोग को साक्ष्य मिला है, कौन सब चीज देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आ जाइए पुरोहित आवास। पहला याद रहेगा तो सब याद हो जाएगा, कोरिलेट करके आपको बता देंगे। यहां से देखिए, पुरोहित आवास, स्नानागार, सूती वस्त्र, चौड़ी सड़क, पशुपति शिव, नृत्य करती महिलाएं की मूर्ति, सभागार, अन्नागार, कुआं, यहां से ये सब चीज देखने को मिलता है। तो देखिए सबसे पहला है पुरोहित आवास। पुरोहित कौन होता है, पंडित लोग होते हैं। वो क्या करेंगे, यहाँ पूजा पाठ करेंगे। तो पूजा पाठ का सामग्री भी यहाँ से कुछ मिल सकता है।
जब पुरोहित रहते होंगे तो उसके लिए पुरोहित आवास होगा, पंडित जी रहते होंगे तो उसके लिए पुरोहित आवास मिलेगा। तो पुरोहित क्या करते हैं, पुरोहित का काम क्या होता है, वो सुबह सुबह उठेंगे, सबसे पहले उसको कुछ नहीं स्नान करना है। क्या करना है, वो स्नान करेंगे। पुरोहित उठेंगे, वो स्नान करेंगे। तो यहाँ से विशाल स्नानागार होगा, स्नानागार होगा तो वहाँ स्नान करेंगे। फिर वो कपड़ा पहनेंगे, सूती वस्त्र पहनते थे पंडित जी सबको देखेगा तो आराम से सूती वस्त्र पहनेंगे, धोती कुर्ता ये सब। तो सूती वस्त्र पहनेंगे, फिर क्या करेंगे, पूजा पाठ करने में लग जाएंगे। तो वो सूती वस्त्र पहने, चौड़ी सड़क से चल दिए, आराम से सूती वस्त्र पहन के टीका उका लगा के चल दिए चौड़ी सड़क से आए कहाँ, पशुपति शिव के पास। एक जगह जो है ये मूर्ति देखने को मिलता है, तो यह पता लगाया गया कि यह जो है पशुपति शिव का मूर्ति है। यह चौड़ी सड़क होते हुए आए पशुपति शिव के पास, वहां पूजा करने के लिए आए। किसके पास आए, पशुपति शिव के पास पूजा करने के लिए। ये आपको कोरिलेट करके इसलिए बार बार कर रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि याद हो जाए। तो आप लोग ऐसे स्टोरी टाइप पे याद रखिएगा। कहाँ है, पशुपति शिव के पास आए, और वहां जब पशुपति शिव के पास आए वहां पूजा करने के लिए, तो वहाँ कुछ ऐसा भी होगा कि जब देखते हैं कि मंदिर सब में जो है पूजा पाठ होता है, किधरों नृत्य हो रहा है, वहाँ सभागार भी लगता है, कुछ लोग जो है बैठे रहते हैं। तो वहाँ जो है यहाँ से एक डांसिंग महिला का जो है मूर्ति दिखने को मिलता है, नृत्य करती महिलाएं की मूर्ति, मतलब कि वहाँ नृत्य होता था। तो वह मूर्ति किस चीज का था, तांबे का था, कांसा का था, कौन चीज का था, तो यहाँ से कांसे का मूर्ति मिलता है। क्या चीज का, कांसे का मूर्ति। पंडित जी क्या किए, वहां पुरोहित आवास में रहते थे, वो अपना आवास में रहते थे। वो स्नानागार किए, स्नान किए, सूती वस्त्र पहने, चौड़ी सड़क होते हुए पशुपति शिव के पास आए। वहां जो है पूजा पाठ कर रहे थे, और कुछ महिलाएं उधर नृत्य कर रही थी। और वहां जो है सभागार लगल था, कुछ आदमी बैठे हुए थे। जहां नृत्य होगा वहां कुछ लोग देखेंगे तो सभागार भी था, सभागार था। जब वहां से पंडित जी आए तो उसको भूख लग जाएगा तो वहां जो है खाएंगे पिएंगे, तो वहां अन्नागार होगा, अन्नागार का होना जरूरी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी अन्नागार था, यहाँ भी अन्नागार था, यहाँ भी जरूरी है। तो मतलब दोनों में हल्का डिफरेंट था। यहाँ भी अन्नागार देखने को मिलता है, यहाँ विशाल अन्नागार देखने को मिलता है, यहाँ उससे थोड़ा छोटा था। फिर पंडित जी खाए पिए तो यहाँ क्या करेंगे, कुआं में पानी पीते थे। तो यहाँ से कुआं का जो है साक्ष्य देखने को मिलता है। याद हो गया होगा। पंडित जी आए, स्नान किया, स्नान करके सूती वस्त्र पहने, चौड़ी सड़क होते हुए वहां जो है शिव के पास आए। वहां कुछ महिलाएं नृत्य कर रही थी और वहां सभागार लगा हुआ था। फिर पंडित जी चले गए पूजा पाठ करके, वहां जो है खाए पिए और उसके बाद जो है कुआं से पानी पिए। याद हो गया होगा। तो देखिए, पुरोहित आवास का मिला, स्नानागार का मिला, सूती वस्त्र का वहां से साक्ष्य मिला, चौड़ी सड़क का साक्ष्य मिला, पशुपति शिव का साक्ष्य मिला। वहां जो पशुपति शिव का साक्ष्य मिला उसके चारों तरफ कैसे माना गया कि ये शिव का मूर्ति होगा। देखा कि शिव, अभी हम लोग जानते हैं कि पशुपति कौन है, ये शिव जी हैं, वो पशु की सवारी करते हैं बैल सब की। तो देखा गया कि उस मूर्ति के चारों साइड जो है पशु सब खड़े थे, जो भी उस समय पशु थे, भेड़ ये सब जो है ये सब खड़े थे चारों साइड। तो पता लगा कि यह जो है शिव जी की मूर्ति हो सकता है, तो पशुपति शिव का मूर्ति बताया गया था। नृत्य करती महिलाएं आप लोग को दिखा रहे हैं, ये फिगर देखिए, ये महिलाएं को देख रहे हैं कि एक साइड जो है नीचे हाथ रखी हुई है, एक साइड कमर पे रखी हुई है। तो ये नृत्य, मतलब बताया गया कि यह महिलाएं नृत्य कर रही थी, तो यह कांसे की मूर्ति वहां से मिला है। ठीक है, इतना चीज हो गया। फिर आगे हम लोग जो है इसी तरह कोरिलेट करके पढ़ेंगे, और आगे भी जो है प्रमुख स्थल है। ठीक है, तो आप लोग को यदि अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।